पेपर कभी पूरा नहीं हो पाता है, खासकर हिंदी विषय का। ये समस्या ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रहती है, लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में इसी समस्या के समाधान को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिनको आप अपनाकर उनका उपयोग करके अपनी मेहनत को सफल बना सकते हैं। नहीं तो आपका पेपर छूटेगा, प्लस साथ ही आपके अच्छे मार्क्स भी आप प्राप्त कर पाओगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। तो आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है बहुत बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनके बिना आप ना तो अपना पेपर पूरा कर पाओगे, ना ही अपनी मेहनत को सफल बना पाओगे। इनमें एक ऐसी जो मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, वो सिर्फ महज बातें नहीं हैं, वो मेरा अनुभव है, साथ ही आजमाई गई हैं। मैंने बच्चों को बताया है और इनको अपनाकर उन्होंने 100% रिजल्ट पाया है। तो आज इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और कैसी लगी ये भी आप बताएं, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो शुरू करें आज की महत्वपूर्ण वीडियो। किसी भी समस्या को हल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न क्या है कि बच्चे याद होने के बावजूद भी अपना पेपर नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात जब मैंने बच्चों से जानी वो है कि उन्होंने बताया कि जब क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आता है तो लिखना शुरू कर देते हैं बस। मैंने पूछा क्यों भाई, अब उसको पढ़ते नहीं हो? कहते हैं मैम समय कम रहता है तो इसलिए हम लिखना शुरू कर देते हैं, खासकर हिंदी विषय का। ठीक है भाई, अब आगे क्या हुआ उनके साथ सुनो। जब उन्होंने लिखना शुरू किया, लास्ट में पहुँचे, समय नहीं था, उनका पेपर छूट गया। या फिर ऐसा होता है कि जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ थोड़ा बहुत ही लिख पाते हैं, ज़्यादा नहीं, जैसे 2 लाइन 3 लाइन। कहने का मतलब ये है कि वो पूर्ण रूप से अपना जो रिजल्ट देना चाहते हैं, जो अपना उन्होंने मेहनत की है, वो नहीं कर पाते। तीसरा कारण ये कि वो जो क्वेश्चन उनको आते हैं ना बड़े अच्छे से, उनको तो लिखते जाते हैं। इसी वजह से लास्ट में उनके पास समय नहीं रहता है या कम रहता है। ये नहीं देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 2 मार्क्स का है, 3 का, कितने मार्क्स का है। बस उनको आता है, मान लो 3 नंबर का है तो उन्होंने एक एक 1.5 पेज का आंसर लिखा है। तो भाई ये कहाँ की समझदारी है? समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी है। मान लो 3 नंबर का आपका प्रश्न है तो कितने आंसर मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे आपको? 3 से ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। तो एक क्वेश्चन के ऊपर आपने 3 क्वेश्चन का समय दे दिया है, तो समय की कमी तो होगी भाई। समय जो निर्धारित होता है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन हम कुछ ऐसी त्रुटियां कर जाते हैं जिनकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ बच्चे क्वेश्चन भी लिख देते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन क्यों लिखते हो? क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्ज़ाम चेक करने वाला है उसके पास है ऑलरेडी, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। फिर भी कहते हैं कि मिलान और जो रिक्सान वगैरह जो भी कुछ ज़रूर लिखने होते हैं, क्योंकि टीचर्स मार्क्स काट लेंगे। नहीं काटेगा भाई, कोई भी नहीं काटेगा। अब डायरेक्ट आंसर लिखो और अपना समय बचाओ। तो ये तो थी जो बच्चे त्रुटियां करते हैं, इन पे अवश्य ध्यान दें। अब आपको करना क्या है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आप जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है उसको पढ़िए, शुरू से लेकर लास्ट तक। पढ़ने के बाद आप ये देखिए कौन सा क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से आता है, उसको निशान लगा लीजिए और वही क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में कीजिए। यानी जो आंसर की शुरुआत करोगे आप उन्हीं से करोगे जो आपको बड़ी अच्छे से आपने उनकी तैयारी की है। अब उसके बाद क्या करना है, जो आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसके हर आंसर के नीचे आपको 3 या 4 लाइन छोड़ दी है। 3-4 लाइन छोड़ के आप चलें तो इससे क्या होता है, मान लीजिए आपने 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट करके अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसका आपके पास 10 मिनट बचे हैं और आपको लगता है कि जो आंसर है इसमें मैं 1-2 पॉइंट और डाल सकता हूँ, तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं अगर आपने जगह छोड़ी है। ठीक है। इसके अलावा एक और ध्यान रखें, आप कटिंग ना करें, काट पीट ना करें।
अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है, ज़रा से उसके ऊपर आप क्रॉस लगा दीजिए। ये हल्का सा बच्चे क्या करते हैं, यूँ इस तरह से बिल्कुल काट पीट कर देते हैं, फाड़ देते हैं अगर बोले तो जब चेक होती है आपकी आंसर शीट तो सीधी नज़र उसी पे जाती है। मतलब इतना गंदा लगता है कि कैसे काट पीट कर रखी। हल्का सा क्रॉस कीजिए, गलती होंगी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से बिल्कुल उसको घिसना नहीं है पेन को, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप उसमें लिखें, यानी जितने मार्क्स का या जो कुछ पूछा गया उतना ही लिखें, उससे ज़्यादा ना लिखें। यानी कहने का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना। 2 नंबर का है, 3 का है, 4 का है, इसको मद्देनज़र यानी उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ और ट्रिक्स, ठीक है। अब मेरे पास विशेषकर 10th क्लास के बच्चों के लिए है। 10th क्लास सभी इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्लास का हो, लेकिन आज मैं ले रही हूँ आपको 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है कि किस तरह से आप उसको स्टडी करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन पेपर है, अभी मिड टर्म हुआ था जो आपका सितंबर में। इसमें 2 पार्ट हैं, 1 और 2 क और ख, दोनों के टोटल मिला के आपके 14 क्वेश्चन। पहले पार्ट में 10 और दूसरे में 7। तो ज़्यादातर मैंने जो बच्चों को सलाह दी यही दी है कि आप क्या करना है, पार्ट सेकंड करें। अब यही मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जो पार्ट सेकंड होता है आपका, उसमें क्वेश्चन आंसर्स, निबंध, पत्र, विज्ञापन ये होते हैं। बुक आपने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, याद किया है, वो चीज़ जो आपने याद की है उसको आप अच्छे से लिख पाओगे। और इसी पार्ट में क्योंकि ज़्यादा समय लगता है, अगर आप फर्स्ट पार्ट को करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को जो दिक्कत आई है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैम जब फर्स्ट पार्ट है या जिसमें विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, आपको विकल्प दिए गए हैं, उसी में ज़्यादा समय लगता है। तो मैंने उनको यही बोला, इसको छेड़ते क्यों, उसमें आपको सिर्फ एक ही शब्द का आंसर देना पड़ता है, उसी में से चुनना होता है, कहीं बाहर से नहीं। उसमें समय आपको कम लगेगा। लास्ट में मान लो अगर आपके पास आधा घंटा बचा है तो आधा घंटे में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सेकंड पार्ट कीजिए, उस क्वेश्चन आंसर कीजिए, विज्ञापन पत्र कीजिए, ये पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। ये आपका मान कम ये लगा लो 1.5 घंटे में आपका आराम से हो जाएगा। और इतना ये पोर्शन जो आपका होता है 40 नंबर का होता है, तो 40 नंबर का अगर आपका आधे टाइम में हो जाता है तो माइंड से स्ट्रेस कम हो जाता है कि आधा पेपर तो आपका हो चुका है 40 नंबर का, थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है बच्चों की। जो फर्स्ट पार्ट है, अब उस पर आते हैं हम। जब फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, उसमें ऑप्शनली क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको भी करने की मैं आपको बड़ी अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी जो आप जल्दी से कर पाएंगे और बिना किसी टेंशन के, यानी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट में आपके 4 गद्यांश और पद्यांश दोनों मिला के होते हैं, 2 गद्यांश और 2 पद्यांश। 2 गद्यांश तो आपके होते हैं पठित, यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं, पद्यांश और गद्यांश। 2 होते हैं आपके अपठित। तो जो अपठित होते हैं, पहले आप उनको कीजिए। उनको आप बच्चे क्या करते हैं, उसको पूरा रीड करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है, रीड करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। क्या उसका आपको सलाह लिखना है, क्या उसकी व्याख्या करनी है, नहीं ना, तो क्यों पढ़ रहे हो। आपने ध्यान से देखा होगा कि उसके जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए होते हैं, जैसे पहले का 4 ऑप्शन दिए गए, 4 को पहले गद्यांश या पद्यांश में से आपको 4 क्वेश्चन नीचे 4 या 5 दिए गए हैं, उसमें से उनके आंसर ढूंढने हैं। तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। देखो मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए इतना बड़ा है, ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है। इसको पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेंगे। तो आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। जैसे इसमें लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना पढ़े लिखे किसका भला नहीं हो सकता है। ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप फर्स्ट लाइन पे आइए, आगे से पीछे से कहीं से भी शुरू कीजिए, लाइन पे और पूरी लाइन पे नजर मारिए। ये लाइन बिना पढ़े लिखे ये आपको कहाँ मिलेगा, बस ये चलते जाइए, जहाँ आपको ये बिना पढ़े लिखे मिल जाए वहाँ रुक जाइए।
उसी के आगे पीछे आपको आंसर मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपको इसमें, हमें उसको डिटेल में थोड़ा बताना है कि इसका क्या अर्थ है, क्या इसका अभिप्राय है। तो बिना पढ़े लिखे ये शब्द मिल गया है तो कौन सी पीढ़ी है वो आपको मिल जाएगा और वही ऑप्शन आपको उसमें मिलेगा। उसको आप चयन करके लिख दीजिए। इसी तरह से जो गद्यांश का होता है उसी में भी ऐसे ही है, पूरा ना पढ़े, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। ये देखिए, अनीति का डेरा किसकी चमक के नीचे है। जहाँ पे आपको अनीति का डेरा दिखाई दे जाए, चलते जाए पूरी लाइन पे, बस सिर्फ नजर मारनी है आपको। जहाँ पे अनीति आपको दिखाई दे, देखो यहाँ मिल गए, उसी के सामने आंसर है सोने की चमक। तो सीधा ऑप्शन उसमें मिलेगा आपको, किसकी चमक है वो आपको सीधा आंसर लिख देना है। तो ये लगा लो, इन दोनों में आपको 5-7 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बच्चे कहते हैं जी इसी में हमें 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो आप टाइम वेस्ट क्यों करते हो? क्योंकि आपको तरीका नहीं पता है, ये तरीका नहीं पता है और अब बार बार ये त्रुटि करते जाते हो। भाई आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको कोई बताएगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? अब तो पता चल गया ना। ऐसी गलती ना करें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 2 और जो आपके गद्यांश और पद्यांश जो आपके पाठ्य पुस्तक से आते हैं, उनका आंसर उसमें नहीं दिया जाता है। जिसमें लाइन दी गई है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी में आंसर ढूंढते, कहते हैं मैम इसका आंसर तो मिला ही नहीं, मिलेगा भी नहीं। वो सिर्फ आपको हिंट देने के लिए है कि आप ये किस पार्ट से है। अगर आपने पार्ट पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ी, डायरेक्ट आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा, उसको लिख दीजिए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कीजिए, गद्यांश और पद्यांश को। इसके बाद व्याकरण के इसमें 16 क्वेश्चंस, उनको आप पढ़िए और डायरेक्ट जो इनका आंसर है, सारे आंसर ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको सिर्फ उसमें चयन करना है। हमारे टाइम में क्या होता था, 3 घंटे ही होते थे और जो हमारा पेपर होता था वो 100 नंबर का। आपका तो 80 नंबर का है, 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर में करना है। दूसरी बात ये कि पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं मिलता था। जैसे अब आपको 10-15 मिनट मिलते हैं आपको, जो आपका क्वेश्चन पेपर उसको स्टडी करने के लिए। तो आपको तो अच्छा फ़ायदा हो रहा है। अभी इसको जो 15 मिनट दिए जाते हैं उसमें आप इसको पढ़िए और जो अच्छे से फिर आपको इसे करना है। तो 3 घंटे में 80 नंबर का आराम से हो जाता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। ये होने के बाद एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिसको आप और मतलब अच्छे से ये सोच लीजिए, ये आपके लिए एक बहुत ही जादुई तरीका। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए, मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चन दे रखे, 10 के भी पार्ट हैं, यानी टोटल आपके 20-40 के करीब हो जाते हैं, 40 से 40 के करीब। तो आपको करना क्या है, पहले तो आप सीधा लिख दीजिए जितने भी आपके क्वेश्चन से 1 से लेकर 20 तक लिखिए। उसके आगे जो ऑप्शन, जैसे आपने 4 में से 1 छांटना है, सबके आगे आप सी लगा दीजिए। आप आंसर शीट में पहले कीजिए बाद में कीजिए, वो आपका डिसीजन है। सारे क्वेश्चन के नंबर डाल दिए आपने उसके सामने, जैसे पहले के सामने सी, सबके सामने आप सी डाल दीजिए। सब यानी आंसर हमारा सी है, डाल दिया। अब आपको करना क्या है, डालने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि मान लो बाय चांस अगर आप नहीं कर पाते तो आंसर शीट में लिख तो दिया ना आपने, उसमें से कम 7-8 तो आपके ठीक मिलेंगे। मतलब ये और आपको माइंड का स्ट्रेस कम हो जाता है। अब करना क्या है, अगर आपके पास 20 मिनट भी बचे हैं तो क्वेश्चन पढ़िए, मिलाइए, आपका आंसर सी है, उसमें लिखा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा ए बी सी है, सी के अलावा ए बी और डी है, तो आप सी का ही ए भी बना सकते हैं, बी भी बना सकते हैं और डी भी बना सकते हैं। तो उसको सिर्फ आपको हल्का सा चेंज करना है, उसमें आपको समय लगेगा ही नहीं। ऑलरेडी लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, सीधा उसमें चेंज कीजिए, ठीक है तो आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह से आपका समय भी बचेगा और आप आसानी से कर पाएंगे ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी ऑप्शन का जो आंसर है, या जैसे एक शब्द में 1 लाइन में, वो लिखना ज़रूरी है। टीचर कहते हैं जो स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं कि पूरा आंसर लिखें, नहीं लिखना है। और यही आदत उनकी पक जाती है और जब बोर्ड में जब ऐसा ही वो करते हैं, आप पूछोगे मैम ऐसा आप क्यों बोल रहे हो,
देखो, हमें समय बचाना है। मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी लास्ट में, जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, या आपने कभी कैलकुलेट भी नहीं किए होंगे, ना ही किसी ने आपको बताई होगी। तो पहले आप ये जान लीजिए, आपको सिर्फ सीधा ऑप्शन लिख देंगे, उसमें आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक और मज़ेदार ट्रिक्स बताती हूँ। आपको क्या करना है, शब्द के ऊपर लाइन नहीं लगानी है। जब आप शब्द लिखते हैं, लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूछेंगे क्यों मैम? इससे आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा समय बचता है, या यूँ कह सकते हो दूसरे शब्दों में, बहुत ही ज़्यादा आप समय वेस्ट करते हैं लाइन लगाकर। अब देखिए, लाइन कुछ बच्चे कहते हैं मैम ज़रूरी होती लगानी, टीचर्स बोलते हैं कि लाइन अवश्य लगाओ नहीं तो काट देंगे वगैरह वगैरह। तो ठीक है भाई, इसका ये देखिए, आप मान लीजिए आपकी आंसर शीट है, लाइन तो ऑलरेडी आपकी लगी हुई है ना, तो बस आपको इस लाइन के नीचे शब्द लिखना है, तो कौन कहेगा लाइन ही लगी है? तो इससे क्या होता है, आपका बहुत समय बचता है, या वेस्ट होने से बच जाता है। सुनिए कैसे। अच्छा, आप ये बताइए, एक शब्द के ऊपर लाइन लगाने में कितना समय बचेगा लगता है? शब्द यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ से आपने पेन उठाया, 1 सेकंड लगा, फिर से यहाँ गए, फिर से लाइन लगाई। कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम 3-4 सेकंड लगते हैं एक शब्द के ऊपर लाइन लगाने में। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि शब्द छोटा है बड़ा है। ये हमने एवरेज लिया है कि एवरेज मान लीजिए 3 सेकंड लगते हैं एक शब्द के ऊपर लाइन लगाने में। और टोटल शब्द आपने मान लीजिए 1200, यानी 1000 से ऊपर तो आपके हो ही जाते होंगे पूरे पेपर में। तो 1200 हैं, तो 1200 का आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 या 36, यानी 3600 सेकंड, यानी 1 घंटा। 1 घंटा 3 घंटे का जो आपका पेपर होता है, उसमें से 1 घंटा आप किस में लगाते हो? लाइन खींचने में। तो क्या ये समझदारी है? और आप कहते हो मैम समय नहीं रहता है, कम पड़ जाता है। तो जब आप 1 घंटा लाइन लगाने में लगाएंगे तो 2 घंटे में आपको पेपर करना होता है। तो आप खुद सोचिए, आपको लाइन लगानी है या नहीं लगानी। इसका आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो जो भ्रम आपके दिमाग में है उसे निकाल दीजिए और अपनी मेहनत को व्यर्थ होने से बचाइए। ठीक है, करके देखिए। आप कुछ लाइनें लिखिए लाइन लगा के, और कुछ लाइनें लिखिए बिना लाइन लगा के, और समय नोट कीजिए कितना समय का डिफरेंस है दोनों की राइटिंग में, यानी बिना लाइन वाली और लाइन वाली में। तो इस तरह से आपका कितना समय बच सकता है। और आप जब ये 1 घंटा बचेगा, 1 घंटे में आप आराम से लिखेंगे, आपकी राइटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि स्पीड और बढ़ जाएगी। जी हाँ, जो इस तरह से हम लाइन लगा के रुकते हैं, थोड़ा सा स्पीड में जो ब्रेक आता है वो नहीं लगेगा, फ्लोइंग चलेगा, और आपकी जो स्पीड है थोड़ा बहुत उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपको कैसे लगे ये टिप्स एंड ट्रिक्स? आप मेरी बात, ये जो तर्क मैंने आपको दिया, कहाँ तक इससे आप सहमत हैं? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जिन बच्चों को इसको इस ट्रिक से, इन टिप्स से फ़ायदा हुआ है, वो अपने कमेंट्स अवश्य दें, ताकि और बच्चों को मोटिवेशन मिले, वो भी इसे अपना कर अपना फ़ायदा उठा सकें। तो दिसंबर में जो आपके प्री बोर्ड होने वाले हैं, इस तरीके को अपनाइए। सिर्फ हिंदी विषय नहीं, अगर आपका हिंदी मीडियम, सामाजिक और विज्ञान है, उसमें भी आप इन चीज़ों को, इस जानकारी को यूज़ कर सकते हैं और अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो की जानकारी में इतना ही। फिर से नई जानकारी लेकर आपसे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी और जानकारी के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे याद कैसे करें, या आप और किस तरह से अपने बात को अभिव्यक्त करने में सक्षम है या नहीं है। तो कोई भी किसी भी तरह की आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अवश्य आपको ऐसी जानकारी दूंगी जो आपके लिए 100% फ़ायदेमंद होगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस जानकारी को शेयर कीजिए और उनकी मदद कीजिए। एक अच्छे दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।